हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ई पैक ड्यूरेबल के कॉन कॉल को डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, कैपेक्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, किस तरीके की गाइडेंस दी है FY26 एंड बियॉन्ड दैट। सारा सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें ई पैक, PGEL, तो स्टॉक्स में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। तो व्हाट आर द की रीजंस जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में डिस्पाइट द गुड रिजल्ट्स, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर अच्छे थे दोनों ही कंपनियों के, उसके बावजूद भी हमें स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही। तो उसका रीज़न भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। ऑलरेडी इस कंपनी को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड लार्जेस्ट RAC ODM है। ODM का मतलब है दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एक होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ODM। तो OEM में कंपनी को क्या है कि डिज़ाइन वगैरह ऑलरेडी दे दिया जाता है, जो भी उनके की कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे मार्जिन्स जो है थोड़े कम होते हैं। ODM में जो है तो डिज़ाइनिंग से लेकर के कंप्लीट पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है सारा सब कुछ ई पैक मतलब जो ODM वाली कंपनियां होती हैं वो करती हैं। तो यहाँ पे मार्जिन्स जो है थोड़े से बेटर होते हैं। तो ई पैक जो है सेकंड लार्जेस्ट है। मार्केट शेयर की बात करें 24% का मार्केट शेयर है RAC में। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो वो है अंबर एंटरप्राइजेस, तो उसका भी मार्केट शेयर नियरली 25-26% के आसपास है। तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे ई पैक ड्यूरेबल है। टोटल अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो 55 प्लस ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं एंड 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं ऑल ओवर द इंडिया। इनके अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो RAC है, जिसमें RAC यानी कि रूम AC की अगर हम बात करें, RAC यानी रूम AC होता है। और उसके बाद लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस LDA होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं एयर कूलर हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए। LDA सेगमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेटर मार्जिन होते हैं। ये प्रोडक्ट जो है एक एज कंपेयर टू RAC बेटर मार्जिन पर होते हैं। उसके अलावा SDA, तो SDA में इनके पास जैसे कि इंडक्शन स्टोव हो गया, एयर फ्रायर वगैरह हो गए, वैक्यूम क्लीनर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी को यहाँ पे इतना डाइवर्सिफाई करने की क्या ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि RAC का जो बिजनेस है वो जनरली समर सीजन में चलता है। अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि मार्च और जून में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वहीं सितंबर और दिसंबर में उनकी परफॉर्मेंस एकदम डल हो जाती है। इनफैक्ट समटाइम्स कंपनी लॉस पोस्ट करती है, क्योंकि कंपनी मेजरली RAC के बिजनेस में थी, जहां पर एक समय ऐसा था कि कंपनी का 85% रेवेन्यू RAC से आया करता था। और ये सीजनल होते हैं, ये बिजनेस साइक्लिक होते हैं, जो कि समर में बहुत पीक पर होते हैं, लेकिन विंटर में इनकी डिमांड कम हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत सारी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। चाहे हम अंबर की बात करें तो वो तो EMS एंड रेलवे वगैरह में भी एंटर किया है। PGEL की हम बात करें तो वो ऑलरेडी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सारे सेगमेंट में एंटर करके अपने बिजनेस को काफ़ी सॉलिड किया है। एंड ई पैक इज इन द नेसेंट स्टेज इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और जब कंपनी डाइवर्सिफाई कर लेती है तो जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर RAC वगैरह वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो विंटर में वहीं पर वो अगर रैंप अप करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस या फिर लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। एंड दिस इज द रीज़न कि इस बार की बात करें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो जो था वो 2.6 से इम्प्रूव होकर के 3.2 हो गया। एंड गोइंग फॉरवर्ड कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि बाई FY27 के अराउंड इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 4 तक टच कर जाएगा। अब एक बार कंपनी के परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं। ऑपरेशनल इनकम अगर आप देखेंगे क्वार्टर 4 में 22% से ग्रो किए हैं और 525 करोड़ से बढ़ करके 643 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। और अगर पैट की बात किया जाए तो वहाँ पे भी 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 27 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ हो गए हैं। और ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे आपको इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि क्वार्टर
इनका जो 3 होता है थोड़ा सा वीक होता है विंटर सीजन में। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जो है बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती है। फुल ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 53% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। कंपनी ने गाइड किया था FY25 में कि 50% से ग्रो करेंगे और इस बार की उनकी ग्रोथ रही है 53%। तो रेवेन्यू के गाइडेंस को कंपनी ने एक तरीके से सरपास किया है। और कंपनी का अगर पैड देखा जाए तो वो भी 56% से ग्रो किया है YOY बेसिस पर। अब आ जाते हैं हम कंपनी के कॉन कॉल में, देख लेते हैं क्या बातें हुई हैं इस बार। मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार का उनका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है। Q4 में उन्होंने कई कस्टमर्स ऐड किए हैं एंड बाय द एंड ऑफ FY25 उनके टोटल कस्टमर 55 हो गए हैं एंड FY26 के एंड होते होते तक ये टोटल कस्टमर का जो काउंट है वो 55 से बढ़ करके 70 हो जाएगा, जिसमें RAC में कंपनी कम से कम नहीं तो 3 और कस्टमर इस साल ऐड करने वाली है FY26 फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी का ये कहना है कि उनका जो मार्जिन है वो बढ़ा है इस बार। उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला कि उन्होंने RAC की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 2% का सेल्स में इंक्रीमेंट किया है एंड नंबर 2 कि उनके जो प्रोडक्ट मिक्स हैं उसमें कुछ हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जैसे कि लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस, जिसकी वजह से मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज अगर ग्रोथ देखा जाए तो RAC बिजनेस में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू एम्बर इंटरप्राइजेस। बट PGL की बात करें तो वहाँ पे एक बेटर ग्रोथ RAC के सेगमेंट में देखने को मिली है। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस की बात करें जो कि लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे 20% की ग्रोथ है। और कंपोनेंट की अगर हम बात करें ये लगभग 20% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर 124% की ग्रोथ देखने को मिली है। लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया है, यहाँ पे ग्रोथ जो है लगभग 700% के आसपास है और वो इसलिए है क्योंकि बेस बहुत छोटा है, रिसेंटली इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिसकी वजह से इतनी हाई ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि जॉइंट वेंचर है और यहाँ पर बेसिकली मोटर्स जो हैं मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एंड इनका प्रोडक्शन जो है वो Q2 FY26 से स्टार्ट होगा। तो ये कैसे मोटर्स हैं, यहाँ 2 तरह के मोटर्स यूज़ होंगे। एक तो AC में मोटर्स यूज़ किए जाएंगे और जिसमें से जो है 3 मिलियन की कैपेसिटी है एयर कंडीशनर मोटर के लिए। अगर हम मार्केट की बात करें तो लगभग 25 से 30 मिलियन मोटर्स का मार्केट है, जहां पे हर एक AC में लगभग 2 मोटर्स लगते हैं। और कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पर उनको अच्छा बिजनेस दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लगभग 50% ऑफ AC मोटर्स आर स्टिल इम्पोर्टेड। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस आए जो कि लोकल फॉर वोकल होने के लिए थोड़ा सा कंपनी को फोर्स करेंगी और वहाँ पर ईपैक जो है अट्रैक्शन ले सकता है अपने कस्टमर्स का। तो यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है Q2 FY26 से स्टार्ट होगा और ये सिर्फ AC के मोटर्स नहीं बनाएंगे, ये एक्चुअली फैन के भी मोटर्स यानी फैंस का भी मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे होगा, जो कि हाई वॉल्यूम और लो स्पीड फैंस हुआ करेंगे और उनकी कैपेसिटी होगी नियरली 1 मिलियन सीलिंग फैंस मोटर की कैपेसिटी रहे, मतलब कैपेसिटी के मोटर्स रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से कंपनी जो है तो रैंप अप करने वाली है और डेफिनेटली इसका अगर फुल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो शायद Q3 FY26 से इसका फुल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं कॉन कॉल पढ़ता जा रहा हूँ आप देखेंगे काफ़ी सारे इनके जो बिजनेस हैं वो बाय द एंड ऑफ FY26 या फिर FY27 तक फुल्ली ऑपरेशनल होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एक और इनकी सब्सिडरी है ईपैक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिर्फ हाइसेंस के लिए ये जो है तो मैन्युफैक्चर किया करेगी सारे प्रोडक्ट्स जो है। यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होंगे वो सारे सोनली फॉर हाइसेंस के होंगे और यहाँ पे जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाय द एंड ऑफ FY26 या फिर Q1 ऑफ FY27 तक यहाँ पे फुल फ्लेज में प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाएगा। ऑल्दो कंपनी अभी जो है हाइसेंस के लिए AC वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है, बट यहाँ से फुल फ्लेज में विद हाई वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ऑल्दो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं हाइसेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि AI जो है हाइसेंस को
थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में लिख देता है, करेक्ट स्पेलिंग इसकी ये है। हालांकि कंपनी हाइसेंस के लिए वॉशिंग मशीन जो है बनाना शुरू कर दी है एंड उसका भी मास प्रोडक्शन जो है बाय द एंड ऑफ जून होगा, यानी उसका भी इम्पैक्ट आपको शायद क्वार्टर थ्री नहीं, Q2 FY26 में उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ईपैक के अगर कॉन कॉल में आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं FY26 में फुल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या तो मिड से आ रहा है या तो एंड से आ रहा है, एंड FY27 में आपको उसका फुल्ली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने का प्लान किया है, जिसमें ईपी मैन्युफैक्चरिंग जो कि हाइसेंस के लिए कंप्लीटली ओटीएम का काम और ओईएम का काम करेगी, वहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है तो वो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा। 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है भिवंडी में जाएगा, जहाँ पे ये स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस और लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। और ये पूरा का पूरा कैपेक्स जो है आईपीओ के फंड से लगभग 230 करोड़ रुपए यूज किया जाएगा। उसके अलावा 100 करोड़ रुपए जो है लोन से लिए जाएंगे। दिस इज वाई इस बार इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। एंड अदर देन दैट 150 करोड़ जो है इंटरनल एक्रूअल से यूज किया जाएगा। वॉशिंग मशीन की बात किया जाए तो फिलहाल इनकी कैपेसिटी लगभग 30,000 पर मंथ है एंड मास प्रोडक्शन जो है उसका जून में स्टार्ट होगा, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली बात किया है, एंड ऑफ द जून उसका स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी इनका जो ट्रायल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर एटलीस्ट 3 कस्टमर्स, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो जून में उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन जो है मास में स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी कैपेसिटी को, वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी को धीरे धीरे ये इंक्रीज करेंगे। कूलर के रेवेन्यू की बात करें तो वहां से लगभग 60 ऑड करोड़ रुपए इस FY25 में आए हैं, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY26 की बात करें तो वहां से इसका रेवेन्यू जो है डबल होने की एक्सपेक्टेशन है। अब बात कर लेते हैं गाइडेंस की। तो कंपनी का कहना है कि इस बार हमें वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, और आरएसी का जो बिजनेस है वो लगभग 15 से 20% मार्केट जो है ग्रो करेगा, और कंपनी का कहना है कि हम इससे भी बेटर ग्रो करके दिखाएंगे। अपर साइड में हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो रहेगा। ओवरऑल उन्होंने जो रेवेन्यू के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फॉर FY26 वो दिया है 35% का। तो एक्चुअली क्या है कि मार्केट यहाँ पर नेगेटिवली सरप्राइज हुआ है। हालांकि मुझे इस ग्रोथ में ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक कांस्टेंट पेस से नहीं ग्रो करता है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे आपके स्टॉक्स भी होते हैं, वहां सप्लाई एंड डिमांड चलता है, ग्रोथ कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो नेगेटिव सरप्राइज कहाँ कहाँ दिखा हमें, जैसे कि पीजीईएल में भी दिखा, ठीक है, डिक्सन के भी उसमें हमें जो है तो वो ग्रोथ नहीं कॉन कॉल में देखने को मिली जो कि उनके परफॉर्मेंस में दिखी। जैसे पीजीएल की भी बात करें तो FY25 बहुत बढ़िया रहा, लगभग 100% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। सिमिलरली डिक्सन में भी 100% से ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन जो गाइडेंस पीजीएल का निकल के आया वो नियरली 30 से 35% का गाइडेंस निकल के आया। डिक्सन का भी कोई स्पेसिफिक उन्होंने नंबर या गाइडेंस तो नहीं बताया, बट नियरली जहां तक दिख रहा था तो वो 40 से 50% की ग्रोथ डिक्सन में कॉन कॉल से समझ में आ रही थी। एंड सिमिलरली अगर ई पैक की भी बात करें तो ई पैक भी लगभग 53% से FY25 में ग्रो किया, लेकिन अब वो ग्रोथ की बात कर रहा है 35%। तो यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिवली सरप्राइज हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन तो उस हिसाब से सभी स्टॉक के 100+ पी में हमें देखने को मिल रहे थे। और ऐसे में बहुत सारी एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि अगर ब्लू स्टार वोल्टास की बात करें तो वो पहले से ही कॉशियस ओवरव्यू अपना दे रही थी, और फिर उसके बाद जो है तो कंपनीज जो हैं जो OEM जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती हैं तो वो भी जो है तो अर्ली मानसून को लेकर के बोलने लगे कि समर सीजन जो है इस बार थोड़ा सा स्लोअर है और उसकी वजह से डिमांड में थोड़ी सी कमी आ सकती है। नो डाउट यहाँ पे 7% का अंडर पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। इन अ लॉन्ग रन अगर देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, सभी कंपनियां बढ़िया ग्रो करेंगी, लेकिन हर साल जो है एक सिमिलर सी ग्रोथ ला पाना जरूरी नहीं है।
एंड ग्रोथ के गाइडेंस को लेकर के मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिवली सरप्राइज हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये भी वही 50% के गाइडेंस देते तो शायद मार्केट उसको ज़्यादा चीयर करता। हालांकि अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इनकी नैया डूब गई या कंपनी डूब गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में थोड़े से अप्स एंड डाउन चलते हैं, प्लस और माइनस चलता है। इस बार अगर माइनस है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्लस हो जाए। एंड रही बात पीजीएल की, तो वो हर बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जो पीपीटी देते हैं उसमें अपने गाइडेंस को भी अपडेट करते हैं। एंड वी हैव सीन लास्ट ईयर दैट दे हैव रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स देयर गाइडेंस। तो ऐसा कुछ नहीं, पीजीएल तो कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है। अगर हम ईपैक की बात करें तो वहां पे भी गाइडेंस जो है 50% के दिए थे, ग्रोथ निकल के आई थी 53%। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्वार्टर कैसे जाते हैं। एक दो क्वार्टर के बाद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि मैनेजमेंट को क्या दिख रहा है, डिमांड कैसी समझ में आ रही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस जो है यहाँ पे इस बार कम किया गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और स्टिल 30-35% से ग्रो करने वाली कंपनियां अगर आपको मिलती हैं तो आई फील कि मतलब बढ़िया कंपनी है। मतलब जीडीपी कितना ग्रो करता है, 7% से है। 7% का अगर आप इन्फ्लेशन भी लगा लें तो कितना 14% की ग्रोथ जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो आपको 30% की ग्रोथ देती हैं, 35% की ग्रोथ देती हैं। तो आई फील कि मतलब वो कंपनियां बढ़िया हैं। और मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर 20%, 25%, 30% से कोई कंपनी ग्रो करने की अपनी गाइडेंस देती है, पास्ट में भी ग्रो करती आ रही है, तो वो सारी कंपनियां बढ़िया होती हैं, उनको आप स्टडी करिए। इसके अलावा गाइडेंस की बात करें तो 7.5% प्लस का यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। एंड इसमें भी अच्छी बात यह है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में कंपनी का कहना है कि 8+ माइनस जो है तो उनके मार्जिन रहेंगे, लेकिन 3 से 4 सालों बाद उनके जो मार्जिन है वो 8% प्लस होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्जिन जो है कंपनी अपना बढ़ाएगी यूजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि एसडीए और एलडीए यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके मार्जिन को इम्प्रूव करेगी। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन देखें तो क्वेश्चन आंसर में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि प्रोमोटर की प्लेजिंग को लेकर के एक सवाल किया गया था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो प्लेजिंग है बाय द नेक्स्ट क्वार्टर रिवोक हो जाएगी। और प्लेजिंग जो है पर्सनल लोन के लिए की गई थी एंड बाय वन ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप, और नेक्स्ट क्वार्टर तक ये जो है सेटल हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को लेकर इसको लेकर के कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन आंसर में है, आई थिंक वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं ऑलरेडी। एंड अदर देन दैट कंपनी जो है तो एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे प्लानिंग कर रही है। तो उनका जो ई पैक मैन्युफैक्चरिंग है जो कि हाइसेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर में है, एंड वहाँ से जब इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कंपनी जो है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में एंड अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट की प्लानिंग करेंगी। वैल्यूएशन की बात किया जाए तो 61 का पी है, विच इज़ स्टिल अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। पीजीएल की बात करें तो 75 का वैल्यूएशन है, अंबर 90 के वैल्यूएशन पर है, डिक्सन 114 का वैल्यूएशन है, केन्स की बात करें 130 का पी है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा ही लुक्रेटिव हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ग्रोथ की भी बात करें तो एज़ कम्पेयर टू डिक्सन एंड केन्स के कंपैरिजन में ग्रोथ जो है काफ़ी कम है। दैट इज़ वाई यहाँ पे वैल्यूएशन में थोड़ा सा हमें कंफर्ट देखने को मिल रहा है। या इसकी ग्रोथ जैसा कि पीजीएल की गाइडेंस है तो सिमिलर टू पीजीएल है, बट मार्जिन पीजीएल में ज़्यादा बेटर है, वहाँ 11% के मार्जिन है। दैट इज़ वाई पीजीएल में वैल्यूएशन फिर भी थोड़ा सा हायर साइड में है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे री रेटिंग की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब Q1 Q2 के नंबर्स आएंगे और एक बार वहाँ पे गाइडेंस जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आएगी, या फिर किसी दूसरी भी कंपनी, या चाहे पीजीएल हो या फिर कोई दूसरे कंपनी हो, ब्लू स्टार, वोल्टास वगैरह, अगर वहाँ से भी कॉमेंट्री अच्छी आती है, डिमांड का आउटलुक स्टेबल सा आता है, पॉजिटिव आता है, तो भी पी के री रेटिंग के चांसेस हैं। बाय द वे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। दैट इज़ वाई आई डू नॉट रिकमेंड टू बाई और सेल दिस स्टॉक। इनफैक्ट कोई भी स्टॉक अगर आप बाई या सेल करते हैं अपना खुद का रिसर्च कीजिए, क्योंकि रिस्क आपका है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं देन यू आर फ्री टू पुट अप ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर देम। बाकी कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।